बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करे होंगे। तो हम पढ़े थे हमारा चैप्टर नंबर 3 द सेल, और जिसमें हमने सेल ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट किया हुआ था और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम जिस ऑर्गेनेली को पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सेल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम्स में रिपीट होता है। न्यूक्लियस लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो न्यूक्लियस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यानी सेल के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस? क्योंकि ये सेल का क्या होता है, ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो ब्रेन बताता है, कंट्रोल करता है बॉडी को। इसी तरह से सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस, जो कि सेल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सेल का कंट्रोल सेंटर है, सेल की गवर्नमेंट है, इसलिए ये सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस ना देना तो ऑर्गेनेली ठीक से परफॉर्म ना कर सके अपना काम। तो ये पूरे सेल को उनके फंक्शंस के लिए क्या देता है, रहता है, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो डबल लेयर में होती है। और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उसके बाद जैसे सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ये जो डार्क स्ट्रक्चर जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये आपको नजर आ रहा है ना, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिखरा हुआ पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब सेल डिवीजन होनी होती है, सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये जो क्रोमैटिन होता है ना, ये इस तरह से एक क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। किस शेप में आ जाता है? क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है और अपने आप को कंडेंस कर लेता है, यानी कि कॉइल कर लेता है, इकट्ठा हो जाता है और क्रोमोसोम की एक प्रॉपर शेप में आ जाता है, ताकि जो डीएनए है वो सही तरीके से डुप्लीकेट हो सके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अभी अपनी बुक से रीड करते हैं, डायग्राम से और बुक से इनको समझते हैं डिटेल से। तो आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ले और हम इसको डिटेल से समझते हैं। बच्चों, अब हम बुक से न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके लिए ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ना, इन सब में न्यूक्लियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और कोशिश करिएगा कि जब अगर ये पेपर में आए ना, तो इस तरह से हेडिंग्स बना के लिखते हैं। ये जो जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए ना, इन सब की आप हेडिंग बना सकते हैं। तो हेडिंग बना के आप इसको लिखेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन होता है, गवर्नमेंट होती है सेल की। जैसे हमारा ब्रेन हमें चला रहा है ना, और हम जो कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं कि ब्रेन हमें बता रहा है और हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अगर कोई कांटा भी चुभता है ना, तो ब्रेन पहले बताता है कि आपको ये कांटा चुभा है और यहाँ पे जो है वो पेन हो रही है। तो सब कुछ हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? ब्रेन बता रहा है। इसी तरह से सेल का ब्रेन क्या कौन होता है? न्यूक्लियस। और इसे सेल की गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। तो सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जब भी डिफरेंस किया है, उसमें सबसे मेन डिफरेंस यही होता है कि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यू का मतलब भी क्या होता है? ट्रू। और कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो मेन इसके वर्ड का ही मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट क्या होता है? वाजिया वाजिया न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनमें न्यूक्लियस कहाँ होता है? थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है। जैसे कि ये प्लांट सेल है ना, फॉर एग्जाम्पल, कि इसके बाहर सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो इसके इसके अंदर ना बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है इस तरह से। और इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, वो थोड़ा सा साइड पे
पुश हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि प्लांट सेल्स के अंदर मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर मैच्योर का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जब वो प्लांट सेल्स मैच्योर नहीं हुए होते ना उस टाइम पे वैक्यूल्स उनके अंदर छोटे-छोटे ढेर सारे वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाते हैं तो वो सारे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा-सा वैक्यूल बना देते हैं। और उस बड़े वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पुश हो जाता है और थोड़ा-सा साइड पे चला जाता है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है आपके पास कि ये जो एनिमल सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है, वो कैसे बिल्कुल सेंटर में प्रेज़ेंट है। लेकिन जो प्लांट सेल है, इसके अंदर क्या है आप लोगों के पास प्लांट सेल में एक वैक्यूल प्रेज़ेंट है बड़ा-सा और उस वैक्यूल की वज़ह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा-सा साइड पे पुश हो गया। ये वो लार्ज वैक्यूल है, कितना बड़ा-सा वैक्यूल है, देखिए ना इतना सा प्लांट सेल है और उसके हाफ तक का पोर्शन तो वैक्यूल ही कवर कर रहा है। तो इस वैक्यूल की वज़ह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा-सा साइड पे पुश हो जाते हैं। तो यही बात बताई हुई है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेज़ेंट होता है, लेकिन सॉरी एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेज़ेंट होता है और मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से क्योंकि दरमियान में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, तो न्यूक्लियस थोड़ा-सा साइड पे पुश हो जाता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ना एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। अभी हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सी ऑर्गेनेलीज़ है जिनके इर्द-गिर्द भी मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होती है, मतलब वो ऑर्गेनेलीज़ जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड हुई हुई होती हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन भी इसी तरह की होती है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेम वही कॉम्पोज़िशन होती है। तो न्यूक्लियस भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी इसके इर्द-गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होती है और एक ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसके इर्द-गिर्द डबल मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट है। सिंगल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हमारे जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ है ना उनमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कुछ जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यानी उनके इर्द-गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है जैसे कि राइबोसोम वगैरह है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ है ना उनमें से भी कुछ ऑर्गेनेलीज़ ऐसी हैं जिनके इर्द-गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन है और कुछ ऐसी हैं जिनके इर्द-गिर्द क्या है डबल मेम्ब्रेन है। जब अभी हमारे ऑर्गेनेलीज़ के कंप्लीट हो जाएँगी ना सारी, तो मैं आपको एक टेबल बना के ये चीज़ लिख के दे दूँगी क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज़ में आता है कि कौन-सी ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन है बाउंडेड है, कौन-सी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या फिर किसके इर्द-गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है, वो मेम्ब्रेन लेस है। तो अब न्यूक्लियस के लिए आपने याद रखना है कि एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कैसी मेम्ब्रेन है इसकी डबल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इट इज़ सेमी परमिएबल, न्यूक्लियस क्या है सेमी परमिएबल है। अच्छा, अब सेमी परमिएबल क्या होता है? हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है और न्यूक्लियस के लिए क्या लिखा हुआ है कि ये सेमी परमिएबल है। अब परमिएबल तो मैंने आपको बताया था परमिशन है और सिलेक्टिवली का मतलब ये था कि वो हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देती बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स को होने देती है और कुछ को नहीं होने देती। बिल्कुल इस तरह जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ हो गेट पे और वो हर किसी को ना जाने दे रहा हो, सिर्फ कुछ लोगों को जाने दे रहा हो, उसको पता होता है कि इनको अंदर जाने देना है और इनको नहीं जाने देना। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का वो हिसाब था। लेकिन जो सेमी परमिएबल है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये है तो बिल्कुल सिंपल गेट की तरह, लेकिन ये क्या है इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट यानी जो लिक्विड पानी के जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिर्फ वो पास हो सकते हैं, बाकी सब मॉलिक्यूल्स को ये ब्लॉक कर देती है। तो सिर्फ जो सॉल्वेंट टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लिक्विड सॉल्यूट्स को नहीं पास होने देती, बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं पास होने देती, सिर्फ सॉल्वेंट टाइप लिक्विड टाइप मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और बाकी सबको क्या कर देती है ब्लॉक। तो सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में ये डिफरेंस है। यानी जो सेमी परमिएबल है वो बिल्कुल सिंपल गेट की तरह है, सिर्फ उसमें से सॉल्वेंट पास हो सकता है, लेकिन जो सिलेक्टिवली परमिएबल है उसके एग्जांपल ऐसा जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला गेट होता है, तो गार्ड चेक करके डिसाइड करता है कि किससे अंदर जाना है और किससे नहीं जाना, यानी सिलेक्शन करता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर जो है ना बहुत छोटे-छोटे स्मॉल पोर्स भी होते हैं जिनको क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। यानी इसकी जो एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और उस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है। यानी जो न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल में ना न्यूक्लियस होता है और ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्रोमिनेंट, उनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, और उसके बाद ये सेमी परमिएबल हो गया और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होते हैं? छोटे-छोटे से सुराख। इस तरह जैसे कोई चीज़ हो और उसके अंदर छोटे-छोटे से सुराख हो, जैसे छाननी होती है जिससे आप लोग चाय छानते हैं,
तो उसके अंदर भी छोटे-छोटे से पोर्स होते हैं, जो तभी तो उसके अंदर से लिक्विड पास हो जाते हैं, चाय पास हो जाती है। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है, जो सोल्यूट होता है, यानी जो पत्ती होती है, वो क्या हो जाती है, वो ऊपर रुक जाती है। तो इसकी भी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि सेमी परमिएबल है और उसके अंदर बिल्कुल स्मॉल पोर्स हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और उन पोर्स में से सिर्फ सॉल्वेंट टाइप मॉलिक्यूल्स ही पास करते हैं, यानी जो लिक्विड टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही है, जैसे कि चाय की छाननी है, तो उसमें भी छोटे-छोटे से पोर्स होते हैं और उसमें से सिर्फ चाय पास हो पाती है, जो सॉल्वेंट चीज़ है, यानी जो लिक्विड चीज़ है, और जो सोल्यूट है, जो पत्ती वगैरह है, वो ऊपर ही रुक जाती है। तो इसकी भी सेम वैसे ही एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज़्म। सेल के अंदर ये जो सेल था, इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल था, उसको हमने क्या कहा था? साइटोप्लाज़्म कहा था ना? इसी तरह से न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर भी जेली लाइक मटेरियल प्रेज़ेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस का जेली लाइक मटेरियल है, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के जेली लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आगे बताया हुआ है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन, यानी एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। क्या चीज़? स्मॉल बॉडीज़, यानी कि छोटे-छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि बहुत डार्क से होते हैं। वो ना बहुत डार्क स्टेन्ड होते हैं और डेंस होते हैं, बड़े हार्ड से होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस का कलर होता है ना, उससे उनका कलर थोड़ा डार्क होता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर वाज़िया हो रहे होते हैं। और वो क्या चीज़ है? वो न्यूक्लियोलाई है, यानी न्यूक्लियस के अंदर डार्क से छोटी-छोटी सी बॉडीज़ प्रेज़ेंट होती हैं, जो कि एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और उसको क्या कहा जाता है? उसको न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। अगर एक की बात हो रही हो तो न्यूक्लियोलस कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम न्यूक्लियस की भी डायग्राम देखेंगे ना, तो उसमें भी हम इनको क्लियर देखेंगे। लेकिन ये जो आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, इसमें अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, तो न्यूक्लियस के अंदर उसके ही कलर से थोड़ी-सी डार्क कलर में एक ये बॉडी पड़ी हुई है, और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस में एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस तो हमने देख लिया कि ब्रेन है, हमारी बॉडी की गवर्नमेंट है, सब बॉडी की कह रही हूँ, सेल की, सेल का ब्रेन है। लेकिन अब ये जो अंदर न्यूक्लियोलस पड़ी है, एक डार्क स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसका क्या काम है? ये क्यों पड़ा हुआ है? इसका काम ये है कि ये राइबोसोम्स की असेंबलिंग करता है। अब राइबोसोम क्या चीज़ है और असेंबलिंग क्या चीज़ है? राइबोसोम जो है ना, वो एक ऑर्गेनेली है। हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, राइबोसोम्स। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम अभी राइबोसोम को भी स्टडी करेंगे। तो राइबोसोम जो है ना, वो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब क्या है? इसके पार्ट्स है। सब कहते हैं ना पार्ट को, यूनिट कहते हैं हिस्से को। तो लार्ज सब यूनिट है और एक इसका क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है। अब होता क्या है कि ये जो दोनों सब यूनिट्स है ना राइबोसोम के, एक लार्जर सब यूनिट जो बड़ा है और स्मॉलर सब यूनिट जो छोटा है, इनकी असेंबलिंग यानी इनका जुड़ना, इनका कंबाइन होना, ये काम कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियोलस में हो रहा है। इसके ये जो कंबाइन होते हैं ना, ये न्यूक्लियोलस में कंबाइन होते हैं। अच्छा, ये कंबाइन भी तभी होते हैं जब इन्होंने ना कोई काम करना होता है, जब राइबोसोम ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो इसके ये दोनों सब यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं, एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये दोनों पार्ट्स अलग-अलग हो जाते हैं। फिर जब दोबारा इन्होंने कंबाइन होना होता है और कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है अपना, तो फिर ये दोबारा से जो है वो कंबाइन होते हैं। तो ये काम कहाँ पे हो रहा है? इनकी कंबाइन होने का जो काम है, इनकी असेंबलिंग, इनका जुड़ना जो है, वो कहाँ पे हो रहा है? वो न्यूक्लियोलस में हो रहा है। तो राइबोसोम जो एक ऑर्गेनेली है, इसके जो दोनों सब यूनिट्स हैं, इनकी असेंबलिंग कहाँ पे होती है? इनकी असेंबलिंग होती है न्यूक्लियोलस में होती है। अब जो राइबोसोम है ना, वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बनी है ये राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है? आरएनए और प्रोटीन से। तो राइबोसोम के जो आरएनए ना, जिन्हें राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, वो भी न्यूक्लियोलस में ही बनते हैं, और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? साइटोप्लाज्म में। फिर ये जो दोनों इसके पार्ट्स है ना, आरएनए और प्रोटीन्स, ये मिलकर राइबोसोम के सब यूनिट्स को, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को आपस में क्या कर देते हैं? असेंबल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइबोसोम किससे बना हुआ है? मतलब राइबोसोम की कंपोजिशन क्या चीज है? आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना है, और दो इसके क्या है? सब यूनिट्स हैं, हिस्से हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट।
आरएनए जो राइबोसोम का है वो तो बनता है न्यूक्लियोलस में, और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म में। फिर आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो भी कंबाइन होके क्या कर देते हैं, इसके जो दोनों सब यूनिट्स हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, और ये सारी असेंबलिंग कहाँ पे हो रही है, ये भी न्यूक्लियोलस में हो रही है। आरएनए भी न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं, और उसके बाद राइबोसोम के ये जो सब यूनिट्स की असेंबलिंग है ना, ये भी कहाँ हो रही है, न्यूक्लियोलस में हो रही है। और फिर ये असेंबल होने के बाद कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ना, इनके थ्रू रिलीज होके ये जो राइबोसोम है वो कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में जाके करता क्या है, प्रोटीन्स बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है, और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स बनाने की फैक्ट्री है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये राइबोसोम पड़े हुए हैं, ये जो डॉट की तरह छोटे-छोटे से स्ट्रक्चर्स ना, ये बिल्कुल ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके इर्द-गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये जो है वो सेल के अंदर यूँ फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। तो इन ये राइबोसोम इसी तरह से न्यूक्लियस से बनता है, ये कुछ न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में है, और बाकी जो है वो बाहर सेल के अंदर है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने जितना भी पोर्शन पढ़ लिया ना, उसको एक दफ़ा डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ताकि वहाँ तक आप लोगों को ना पूरा क्लियर हो जाए, सही है? अब ये जो है ना, न्यूक्लियस की क्या है डायग्राम, ये इस तरह से ये पूरा न्यूक्लियस बना होता है। ये तो हमें अंदर से ज़रा-सा ओपन करके दिखा दिया ना, कट करके कि अंदर क्या-क्या है। वरना ये बाहर से भी पूरी मेम्ब्रेन इसी तरह से ये कवर्ड होती है। जिस तरह से ये मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरह से ये पूरी मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, और ये यूँ बॉल की तरह का ये स्ट्रक्चर है गोल-सा। अब ये जो है मेम्ब्रेन वो डबल है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये और एक ये। इस तरह से करके ये डबल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स छोटे-छोटे से, जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये जो पोर्स हैं इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो 2 मेम्ब्रेन्स है ना, इसकी न्यूक्लियस की, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इसके बाद जो अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, ये जो पूरी बॉल है ना, ये भरी हुई है इस जेली लाइक सब्सटेंस से। तो उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको डार्क कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो यहाँ तक क्लियर है कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स जो कि डबल मेम्ब्रेन है, 2 हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्या है, उसके अंदर जो पोर्स प्रेजेंट है, छोटे-छोटे से होल्स प्रेजेंट हैं, जो कि सेमी परमिएबल हैं। और उसके बाद जो है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो है ना, ये डार्क कलर की बिल्कुल स्टेन डेंस हार्ड सा एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। आगे बताया हुआ है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल पड़ा होता है, धागे की तरह का एक मटेरियल पड़ा होता है, बिल्कुल धागे की तरह का एक मटेरियल पड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना, ये धागे की तरह का जो मटेरियल है ना, वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि ये जो क्रोमैटिन है ना, इसके अंदर क्या है, डीएनए और प्रोटीन्स। तो ये हर वक़्त जो है वो न्यूक्लियोप्लाज़्म के अंदर इसी तरह से बिखरा हुआ एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, और उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है, डिवाइड का मतलब क्या है कि एक सेल जो है वो अपनी कॉपीज बनाते हैं, एक सेल से 2 सेल्स बनाता है, अपने डॉटर सेल्स बनाता है। तो सेल ने जब डिवाइड होना होता है ना, तो ये क्रोमैटिन क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब क्या है, कॉइल हो जाता है आपस में, एक शेप में आ जाता है, और एक बिल्कुल एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं, और उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो ये जो डीएनए है ना, ये बिल्कुल थ्रेड लाइक लूज फॉर्म में पड़ा होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो इस लूज फॉर्म में जो डीएनए है उसको इजीली रीड किया जा सकता है, क्योंकि जब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है तब तो उसकी जरूरत है ना कि डीएनए को रीड किया जाए और उसके फंक्शंस परफॉर्म हो। तो सेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ये सब कुछ सेल जो है वो परफॉर्म करता रहता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होनी होती है, यानी सेल ने डिवाइड होना होता है, तो सेल को एक्यूरेटली अपना डीएनए क्या करना होता है, डुप्लीकेट। यानी डिवाइड होना ना, एक सेल से 2 सेल्स बने, तो जिस तरह से इसके अंदर डीएनए एग्जैक्ट उस तरह से इसके अंदर भी डीएनए डालना है। तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट अपना डीएनए क्या करना होता है, डुप्लीकेट करना होता है। तो उसके लिए क्रोमैटिन के जो फाइबर्स होते हैं ना, ये जो धागे होते हैं बिल्कुल थ्रेड लाइक, ये फिर क्या कर देते हैं, ये कॉइल हो जाते हैं, टाइटली कॉइल हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और एक थिक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमो
सोम कहते हैं, क्योंकि डीएनए जब लूज़ फॉर्म में होता है ना, तो जब वो डिवाइड हो रहा होगा और अगर इसी तरह लूज़ फॉर्म में ही बिखरा-बिखरा ही पड़ा रहे, तो फिर वो ईज़िली टूट सकता है। तो कंडेंसेशन की वज़ह से ना वो क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, एक फॉर्म में आ जाता है, एक शेप में आ जाता है और इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाता है। यानी इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे जैसे एक लंबी-सी धागे की रस्सी है ना, लंबी-सी धागे की रस्सी है, वो वैसे तो एक जगह पे यूँ बिखरी हुई पड़ी हुई है एक धागे की रस्सी, लेकिन अगर अब आपने उसको किसी बॉक्स में रखना है, फिर आप क्या कर दोगे, उस रस्सी को यूँ पूरा कॉइल कर दोगे ना, एक प्रॉपर शेप में ले आओगे और फिर कॉइल करके उसको छोटे स्ट्रक्चर में यूँ कन्वर्ट करके फिर उसको उस बॉक्स में रख दोगे। इस तरह से यूँ बिखरी-बिखरी सी जिस तरह वो पड़ी हुई है, तो आप इसी तरह उठा के तो उसको बॉक्स में नहीं ना रख दोगे। तो ये भी इसी तरह एग्ज़ाम्पल है कि क्रोमैटिन जो है वो यूँ बिखरा-बिखरा सा पड़ा हुआ होता है अंदर पूरे न्यूक्लियोप्लाज़्म के अंदर, और जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसे मैं ना आप लोगों की ही बुक में जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, वहीं से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देखिए जब सेल ना डिवाइड होना होता है, तो उससे पहले जो स्टेज है उसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और क्या प्रेज़ेंट है, क्रोमैटिन, जो कि नॉर्मली प्रेज़ेंट होते हैं यूँ थ्रेड लाइक यूँ पड़ा हुआ है, ये गुच्छा बना हुआ है पूरा थ्रेड लाइक, यूँ बिखरा-बिखरा सा ये पड़ा हुआ है। तो क्रोमैटिन इसी तरह से प्रेज़ेंट होता है, यानी ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके अंदर बिखरा हुआ पूरे न्यूक्लियोप्लाज़्म के अंदर प्रेज़ेंट होता है। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये कंडेंस हो जाता है और ये कॉइल हो जाता है और ये एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो ये जब सेल ने डिवाइड होना, तो ये किस तरह से देखें, ये शेप में आ गया, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये इस तरह से प्रॉपर एक शेप में आ जाएँगे, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो पहले ये क्रोमैटिन की फॉर्म में हमें पड़ा होता है न्यूक्लियर प्लाज़्म के अंदर, थ्रेड लाइक फॉर्म में। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है और कॉइल हो जाता है और एक प्रॉपर शेप में आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो ये देखें, यही क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस होके किस फॉर्म में आ गया, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब जो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो जो डीएनए है ना, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन्स जो हैं वो सारी सेल की एक्टिविटीज़ को असल में कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, जीन्स। जीन्स जो है वो मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। जीन्स ना मतलब कि जो भी हमारे अंदर हमारे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो जीन्स की वज़ह से हैं। आई कलर, हाइट वग़ैरह, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं, जीन्स। अब जीन्स है कहाँ पे? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बने हैं। ये जो इस तरह से ये होता है ना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो और ये जो डीएनए के जो छोटे-छोटे पोर्शंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। यानी समझ आ गया कि जीन्स कहाँ है? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, यानी क्रोमोसोम्स तो बने ही डीएनए से है ना, और डीएनए के जो छोटे-छोटे से पोर्शंस हैं वो क्या होते हैं, जीन्स। और जीन्स जो है वो वही मटेरियल होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं और सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। डीएनए जो है वो इस ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, यानी ये जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी जीन्स का जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर, जिसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, आई कलर, हाइट वगैरह जो ट्रांसफर होती हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से डीएनए को हेरिडिटरी मटीरियल भी कहा जाता है, यानी ऐसा मटीरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। हेरिडिटरी कहते हैं ना विरासत को, विरसे में जो चीज़ मिलती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में उनके बच्चों में जाती हैं, वो हेरिडिटरी तो होती हैं उनकी। तो इस वजह से जो डीएनए है उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटीरियल। अच्छा, अब ये साइड बॉक्स है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ये सेल की सारी एक्टिविटीज को ओवरसी करता है, यानी कि सुपरवाइज करता है, उनको देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज की, सेल की सब एक्टिविटीज की, और फिर उसके अलावा जो है वो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन भी करवाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन की तरफ भी ये डायरेक्ट करता है, क्योंकि राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम भी तो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ही करवा रहे हैं ना, इस तरह से। और जो डीएनए है, डीएनए से भी आगे प्रोटीन्स बनती हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन्स के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, मतलब इस तरह से इन्वॉल्व है कि ये डायरेक्ट कर देता है, ये ऑर्डर देता है, या ये इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की क्या हो जाती है, प्रोडक्शन होती है। तो डीएनए को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो अब आगे की इस कंप्लीट डायग्राम को देख लेते हैं।
कि इसके अंदर अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिखाया हुआ है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसे पड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है अंदर, ये पूरे धागे-धागे की फ़ॉर्म में बिखरा हुआ, ये धागे की तरह ये जो अंदर मटीरियल सारा पड़ा हुआ है, ये गुच्छे की तरह का, ये क्या है? ये क्रोमैटिन ही तो है। और जब ये नॉर्मली इसी तरह से पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है, यानी कि एक सेल से जो उसकी जो कॉपीज़ बननी होती हैं आगे, तो उसके लिए उसको डीएनए जो है वो प्रॉपर फ़ॉर्म में चाहिए, ताकि ईज़िली जो है वो डीएनए की कॉपी हो सके, एक्यूरेट कॉपी हो सके। तो उसके लिए फिर ये क्या होता है, ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये सब कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि कॉइल होते हैं, और फिर ये क्या बना देते हैं, ये एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन से ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम की शेप है। तो ये जो डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अपने पेपर के लिए इस डायग्राम की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने डायग्राम लाज़मी बना के आनी है। अच्छा, अब यहाँ पे यही बात बताई हुई है जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे भी प्रो का मतलब क्या है, विदाउट, और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो इनके अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं प्रेज़ेंट होता। इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएनए से बने होते हैं। यानी कि इनके क्रोमोसोम्स में ना क्या होता है कि प्रोटीन्स नहीं होते। हमने अभी देखा ना कि जो यूकेरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स थे वो डीएनए और प्रोटीन से बने हुए थे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? सिर्फ़ डीएनए से बने होते हैं, और वो साइटोप्लाज़्म के अंदर ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो उनके सेल है, सेल के अंदर की ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है साइटोप्लाज़्म, तो वो उसके अंदर इसी तरह से ये जो है ना क्रोमोसोम्स इनके फ्लोट, बस इस तरह से यूँ फ्लोट कर रहे होते हैं। इसके अंदर फ्री पड़े होते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर या प्रॉपर किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनेली के अंदर प्रेज़ेंट है, इस तरह नहीं होते, क्योंकि न्यूक्लियस तो उनके अंदर है ही नहीं ना। तो डीएनए तो है, ज़ाहिर है उनके भी पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ट्रांसफ़र होना है, तो डीएनए तो उनके अंदर होता है। तो वो इसी तरह से ना साइटोप्लाज़्म के अंदर जो है वो पड़ा हुआ होता है, फ्री फ़ॉर्म में पड़ा हुआ होता है। किसी भी चीज़ या किसी ऑर्गेनेली के अंदर नहीं होता, बस साइटोप्लाज़्म के अंदर ऐसे ही बिखरा हुआ है। जैसे अभी हमने राइबोसोम्स देखे ना, जो साइटोप्लाज़्म में प्रेज़ेंट है जगह-जगह इस तरह। इसी तरह से इनके साइटोप्लाज़्म में क्रोमोसोम भी इसी तरह प्रेज़ेंट होता है। तो अब हमने न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई पॉइंट कहीं से समझ नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को, साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे।